नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव के स्पेशल बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा सदन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्हें अकाली दल के विधायकों ने घेरने का प्रयास किया। बताया गया कि उनसे अभद्रता भी की गई है। इस मामले को लेकर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक जांच कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी चल रही है। बता दें कि विधानसभा परिसर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव और अभद्र व्यवहार का प्रयास करने वाले पंजाब के विधायकों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा सचिवालय एफआईआर दर्ज करवाएगा। मामले की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच दोनों प्रदेशों और यूटी चंडीगढ़ के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी करेगी। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, विधानसभा सचिव राजेंद्र नांदल और हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 10 मार्च की घटना का विस्तृत ब्यौरा लिया गया। इस मामले पर 15 मार्च को हरियाणा विधानसभा के सदन में भी चर्चा होगी। बैठक में खुलासा हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति अभद्र व्यवहार पंजाब के विधायकों की पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था। इसके लिए पंजाब के विधायक करीब 3 घंटे तक विधानसभा परिसर में रुके रहे और मुख्यमंत्री के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक तक्षक जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जो ये घटना जो है कि ये 10 मार्च की जो घटना है, इस जो पंजाब के जो अकाली दल से जो संबंध रखने वाले विधायक है, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, वो ब्रीफिंग कर रहे थे मीडिया के सामने, तो उस समय जो है अकाली दल के कुछ जो विधायक थे, उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन जो है मुख्यमंत्री के सामने जो है विरोध जताया और हाथों में जो है काले जो झंडे जो वो लिए हुए थे। इस पर जो संज्ञान लेते हुए जो जो ये ज्ञानचंद गुप्ता जो है विधानसभा अध्यक्ष, उनकी ओर से जो है संज्ञान लिया गया और उन्होंने जो है पंजाब के अधिकारी और यूटी पुलिस के अधिकारी और वहीं जो हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को बुलाकर और वहीं जो विधानसभा के जो तमाम अधिकारी है हरियाणा से जो संबंध रखते हैं, उनके साथ बैठक की और उसमें ये जो कार्रवाई करने के लिए जो है उन्होंने लिखा, राणा केपी सिंह जो अध्यक्ष है पंजाब विधान सभा के, उनको उन्होंने पत्र भी जारी किया और इसमें कहा कि इस तरह का जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। तो वहां से केपी सिंह की ओर से भी जो है पत्र हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को आया कि ये जो इस तरह की जो घटना है इस आगे से ना हो, इस तरह के जो है प्रबंध किए जाएंगे। और इस पर जो है अब कई जो अधिकारी हैं और उन पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। और वहीं जो है ये जो विधायक है जितने भी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पर मौजूद थे, जो कि एक सुनियोजित कार्यक्रम बताया गया, क्योंकि लगभग 3 घंटे जो है उनकी ओर से इंतजार किया गया कि मुख्यमंत्री जब जैसे ही बाहर आएंगे तो ये विरोध जो है जताया जाएगा। उन्होंने 3 घंटे तक जो है गाड़ियों में एक सुनियोजित तरीके से जो है इंतजार किया और इस घटना को जो है अंजाम दिया। तो इस पे जो है अब पंजाब हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जो है विधायकों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाने की क्या कुछ कार्रवाई अभिषेक उन पर हो सकती है, क्योंकि जांच कमेटी के निर्देश भी दे दिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो जांच जो कमेटी है उसको 5 दिन में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। उसमें पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो है गाज गई, क्योंकि इसमें सीआईडी का भी जो है फेलियर माना गया। सीआईडी को पूरी तरह से जानकारी नहीं थी और उनकी तरफ से जो है विधानसभा को भी इस बारे में अवगत नहीं कराया गया था। हालांकि जो विधानसभा के जो सिक्योरिटी से संबंध रखने वाले जो अधिकारी हैं उनको पहले से इस तरह का आभास था, इसीलिए उन्होंने जो 7 जो रास्ते हैं जो पंजाब और हरियाणा विधानसभा को आपस में मिलाते हैं, उनमें जो है उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे प्रबंध कर दिए थे। तो इसके बाद जो है जो पंजाब के जो विधायक हैं वो बजट सत्र जो उनका बजट पेश हो गया था वो लगभग 3:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि खत्म हो गया था। उसके बाद से जो इंतजार उन्होंने गाड़ियों में किया और उसके बाद इस तरह के जो कार्रवाई जो या जो घटना को उनकी ओर से अंजाम दिया गया। तो इस पर जो है
राणा केपी सिंह की ओर से खेद व्यक्त किया गया है। और वहीं जो ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए जो है इन विधायकों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। जी। पंजाब और हरियाणा के रिश्तों की अगर बात करें तो किसान आंदोलन में जिस तरह से भाईचारा देखने को मिला किसानों का, दूसरी ओर बात करें कि किसानों के समर्थन की, तो क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसका असर अब पंजाब और हरियाणा के रिश्तों पर पड़ेगा? हालांकि एसवाईएल को लेकर अभी भी गहमा गहमी तो है ही। देखिए, कई इस तरह के जो विषय हैं जो इस समय जो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो तल्खियां पैदा करते हैं, जैसे एसवाईएल का आपने अभी जिक्र किया, तो एक लंबा अरसा हो गया जो एसवाईएल का जो मुद्दा है वो पंजाब में भी हावी रहता है और हरियाणा में भी हावी रहता है, खासकर जब चुनाव नजदीक होते हैं। तो वही जो पंजाब और हरियाणा विधानसभा है वो एक ही उनकी परिसर है, एक ही बिल्डिंग है, तो उसके अंदर जो है जगह को लेकर भी जो है खींचतान जो है काफी लंबे समय से पंजाब और हरियाणा विधानसभा अध्यक्षों के बीच में चल रही है, क्योंकि 60% जो हिस्सा है वो पंजाब के हिस्से आता है और 40% जो हिस्सा है विधानसभा का वो हरियाणा के हिस्से में आता है। लेकिन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का ये आरोप है या ये कहना है कि जो उनको 40% जो हिस्सा है हरियाणा को उसके हक का नहीं मिला। अभी कुछ जो कई कमरे ऐसे हैं जिसमें पंजाब विधानसभा का कब्जा है, और इसको लेकर जो गवर्नर पंजाब को भी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष मुलाकात कर चुके हैं कि उनको जो पंजाब के पास जो हरियाणा का हिस्सा है विधानसभा का वो दिलवाया जाए। तो इस तरह के कई जो है मुद्दे जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें जो है पंजाब और हरियाणा में खींचतान जारी है। और एक अब ये जो नया जो विषय जो 10 मार्च को जिस जो पंजाब के विधायकों द्वारा जो है रोष प्रदर्शन किया गया, ये उस दिन का मतलब ये उस दिन किया गया जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी जेजेपी खड़ी दिखी। और किसानों का जो विषय में जब बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन या खिलाफत की और जो है विधानसभा में वो किसानों के मुद्दे को विषय को जो है सरकार ने नकारते हुए दिखी, तो ये जो विरोध प्रदर्शन उसको भी के रूप में भी किया गया। तो अब इस पर जो है संज्ञान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से लिया गया है और विधायकों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाने की बात कर दी। और वहीं जो कई अधिकारी हैं उन पर भी जो गाज गिर सकती है, क्योंकि कमेटी बना दी गई है और वो 5 दिन में वो अपनी रिपोर्ट से सौंपेगी, उसके बाद जो है कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, एक और तो खींचतान दिखाई दे रही है, दूसरी ओर भाईचारा भी दिखाई दिया था किसान आंदोलन के दौरान, उस पर भी असर पड़ सकता है? जी देखिए, वो भाईचारा जो है वो कायम रहेगा, किसानों का विषय है। और लंबे अरसे से जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो बॉर्डर पे डटे हुए हैं और एक दूसरे की जो मदद कर रहे हैं। पंजाब से जो किसान आए हुए हैं उनकी जो हरियाणा के जो किसान हैं वो खाद्य सामग्री और अन्य जो किसी तरह की जो उनकी मदद हो सकती है, चाहे वो किसी भी रूप में, वो हरियाणा के किसानों की ओर से अमल में लाई जा रही है। और हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा है वो कायम रहेगा और आगे पहले भी कायम रहा है और आगे भी इस तरह के ही भाईचारा कायम रहेगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हरियाणा पंजाब विधानसभा का है या राजनीतिक मुद्दा भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें कहीं भी जो है आम जन या किसानों से इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता। जी ठीक है, प्रतिक्रियाओं की बात करें तो सीएम का जिस तरह से विरोध हुआ है, क्या किसी की प्रतिक्रिया आई? हालांकि अनिल विज की तो सामने आई थी। जो उन्होंने इसमें जरूर ये कहा गया कि ये निंदनीय है, इस तरह का जो नहीं होना चाहिए, इस तरह सुनियोजित कार्यक्रम जिस तरह का विरोध का इस तरह रखा जाता है वो कहीं ना कहीं गलत इसको कहा गया। और ऐसे विधानसभा में पूरा 3-3 साढ़े 3 घंटे अगर इंतजार करके इस तरह विरोध किया जाए और ये पहले से सुनियोजित किया जाए या पहले से इस तरह का प्लान किया जाए कि मुख्यमंत्री आएंगे और उसके बाद एकदम से जो है ये विरोध प्रदर्शन इस तरह किया जाएगा, तो इसको कहीं जो सही नहीं माना गया। यही कहना है कि अगर विरोध जताना जरूर जताया जा सकता है और संविधान में किसी मतलब अपने विरोध जताया जा सकता है किसी भी बात का, लेकिन उसका तरीका होता है और समय भी होता है। शुक्रिया अभिषेक ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के निगम बोध घाट पर हरित शवदाह गृह का अनावरण किया है। उन्होंने कहा है कि इस हरित शवदाह गृह से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। इस ग्रीन प्रणाली से सारा धुआं एक जगह इकट्ठा होगा, इसमें से सभी हानिकारक तत्व को अलग कर दिया जाएगा। साथ ही हरित मोक्ष प्रणाली से हमारे पर्यावरण में जहरीली गैस नहीं जा पाएगी और पर्यावरण दूषित नहीं होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना जैसी संक्रमण महामारी पर सावधानी बरतने पर अपनी नाराजगी जताते हुए ये कहा कि लोग
अब लापरवाही बरतने लगे हैं, जिनकी वजह से कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को अभी भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का सख्त संदेश दिया। निगम बोध घाट पर भी एक मॉडल प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से जो लकड़ियों के जलने के कारण, शव के जलने के कारण जो एयर पॉल्यूशन होता है, वो प्रदूषित वायु, उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से उसको एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए और फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाए और फिर उसके अंदर से जो भी पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर है, 2.5 है, 10 है, ऐसी नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स और इस प्रकार की जो भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट करके और कैसे अल्टीमेटली जो वापस एटमॉस्फेयर में जाए वो क्लीन एयर हो, प्रदूषित ना हो। इसका बहुत एक सुंदर प्रोजेक्ट आज यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा 2 प्रोग्राम यहाँ पे थे। एक तो सीएनजी के अंदर, जो कि आईजीएल कंपनी के द्वारा 1 करोड़ 29 लाख रुपए अनुदान दिया गया था हमें। 6 हमारे यहाँ पैरा रहे जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी काफ़ी हालत ख़राब थी, तो 2 धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा आईजीएल को कह के 1 करोड़ 29 लाख दिया था। बाकी का पैसा प्रधान जी के नेतृत्व के अंदर जनता द्वारा, समाज सेवकों द्वारा इकट्ठा करके उसका आज हमने नया शुरुआत की है। नंबर 1 तो ये, जिससे कि पर्यावरण की बचत हो सके, लकड़ी की खपत कम हो। दूसरा कार्यक्रम CSIR, जो भारत सरकार की वैज्ञानिक एंड टेक्नोलॉजी उसके अंतर्गत काम करती है, उसके द्वारा यहाँ पर 4 शमशान घाट में 4 इसका प्लॉटों का, इसके अंदर धुआं जो निकलता है, इस धुएं को एकत्रित करके उसको पानी में मिलाकर, पानी के अंदर डाल के, उसमें जो मिट्टी कण वगैरह होते हैं धुएं के अंदर, उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर धुआं जाता है क्लियर होकर के। उससे क्या होता है, जो बीमारी होती है, आँखों में चलन होती है, शरीर के ऊपर नुकसान करती है, वो ख़त्म हो जाएगी उससे। उसका प्रोजेक्ट यहाँ पे CSIR के द्वारा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, हरित मोक्ष प्रणाली को विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल बात करें, जो कल निगम बोध घाट पर डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हुए थे और जिनकी हर्ष शब्द गिराया था, वो कहीं ना कहीं हर्ष पर जो हर्ष प्रणाली होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदे वाली बात बताई, क्योंकि जिस तरीके से इसके जो कहते हैं, जब शब्द को जलाया जाता है तो उससे इसके धुआं निकलता है और धुएं के अंदर जो कहते हैं बैक्टीरिया होते हैं, वो कहीं ना कहीं मौसम कहते हैं वायु प्रदूषण को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जो हवा होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं बिगड़ती है। मगर अब जो कार्यक्रम किया गया उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार जो है बड़े कदम उठाना चाहती है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश करती है। मगर जिस तरीके से बात करें, शव गृह के अंदर जो जिस कैटेगरी के अंदर जो शव जलाया जाएगा और उसको जो धुआं होगा उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा और उसके अंदर से जो बैक्टीरिया अलग किया जाएगा और जो नॉर्मल शुद्ध है जो उसके अंदर जैसे नॉर्मल जो हवा होगी या फिर चाहे जो उसके अंदर बैक्टीरिया होगा वो अलग अलग किया जाएगा और उससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उससे जो हानि होती थी वो नहीं हो पाएगी। मगर जिस तरीके से ये प्रणाली अपनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं साफ जाएगा आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर इस तरीके की कहते शव गृह बनाए जाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। जी, कितना वक्त इसे बनाने में लगा और कितना एक खर्चा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये तो बताया कि कितना खर्चा लगा या फिर कब तक पूरा हो जाएगा या कितना समय के अंदर ये कंप्लीट हो पाएगा। मगर ये जिस तरीके से बात करें, सरकार की योजना बिल्कुल वो सरकार की योजना है और यहाँ तक के लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से मौसम जो पर्यावरण बिगड़ रहा है उसको लेकर भी कहीं सरकार मुस्तैद और लगातार जनता के बारे में सोच रही है। मगर जिस तरीके से कोरोना की स्थिति जो बिगड़ रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्पष्ट किया गया है, इस तरीके से जनता जो है लापरवाही कर रही है और यहाँ पर
कहे कोरोना की तरफ से नॉर्मल तरीके से जो बिहेव नहीं करते और यहाँ पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी के लिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि लोग जागरूक होंगे तो कोरोना की महामारी से हमें लास्ट तक बचाव रहना है। जी बिल्कुल राजीव, कोरोना को लेकर भी काफी सख्त दिखाई दिए क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के और लापरवाही जनता के साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा, विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल से बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन जी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन है और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कोरोना को कंट्रोल करने की, मगर जिस तरीके से वैक्सीन का इंतजार था वो वैक्सीन का इंतजार पूरा होता नजर आ रहा है और यहाँ तक कि आम जनता तक अब वैक्सीन जो है वो मिलनी भी स्टार्ट हो चुकी है। मगर जिस तरीके से लोग बाग लास्ट मोमेंट पर लापरवाही कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर लगातार दोबारा से कोरोना की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति थोड़ी बहुत बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगभग जो पहले बीच में हमने जनवरी के अंदर देखा था लगभग 100 के करीब आंकड़े आ चुके थे 24 घंटे के अंदर, और आज वो 500 के करीब दोबारा से वापस बढ़ने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने लोगों को भी जागरूक होने के लिए कहा है। यहाँ तक कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए भी कहा है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज करें और 2 गज की दूरी जो है, यानी कि सबसे मेन पार्ट जो है 2 गज की दूरी है, वो कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करी जाए। मगर जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति दोबारा से बिगड़ सकती है। उसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद कड़े आदेश दिए हैं और लोगों को जागरूक होने के लिए भी कहा गया है। जी शुक्रिया राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ रुक करते हैं राजधानी लाइव की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर का। मुंबई के मलाड विधानसभा में बीजेपी के असलम के खिलाफ हल्ला बोल। अथक प्रयत्नों के बाद अब मलाड कर्मियों को भुजाल तालाब तक एसी बस सेवा की सुविधा नगर सेविका योगिता सुनील कोहली ने करवाई है। बता दें कि यहां भी बीएमसी की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। जिम्मेदार नगर सेवक कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं। कुछ लोगों ने मास्क ठीक से नहीं लगाया था तो कुछ ने मास्क लगाया ही नहीं था। वहीं शिवसेना के जिम्मेदार नेताओं की ओर से भी बीएमसी के कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक तरफ मुंबई सहित पूरा महाराष्ट्र कोरोना की चपेट में आ गया है, वहीं महाराष्ट्र के लगभग 8 से 10 जिले कोरोना की आगोश में हैं। अब ऐसे में सरकार में जिम्मेदार लोग ही अगर इस तरीके से गतिविधियों को अंजाम देंगे तो आम नागरिकों से क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसे ही लापरवाही करते रहे लोग और रुग्ण की संख्या बढ़ते तो शायद अंशतः लॉकडाउन लगने की चांसेस है। ने उसको फंड अलॉट किया, काम शुरू हो गया, लेकिन यहाँ के कुछ शिवसेना नेतृत्वहीन है वो जाके असलम शेख को मिले। उन्होंने अपने अधिकार में खाली तोंडी आदेश देके, मौलिक आदेश देके वो काम रुका है। मैं उनको चैलेंज किया, बोला आप में हिम्मत है तो लिखित आदेश दो। जो लोगों के हित में काम हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है ये आदमी, कुछ नहीं करता है। हमारे यहाँ 3 नगर सेविका है, सेजल देसाई के वार्ड में महानगर पालिका का काम होता है, वहाँ जाके बोर्ड लगाता है। जया तिवाना कुछ काम करते हैं, वहाँ जाके बोर्ड में काम लगाते हैं। ये झूठापन कब तक चलेगा? लोगों को सब मालूम है इसकी करतूत। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बीजेपी के असलम शेख का विरोध हुआ है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी हिमांशी, आपको बता दें कि मुंबई के मलाड इलाके में लगभग 35 सालों से बस के लिए प्रयत्न किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी नगर सेवक सुनील कोहली का माने तो उनका कहना है कि यहाँ के अस्थायी कांग्रेस विधायक और कैबिनेट मंत्री असलम शेख की वजह से यहाँ लोगों की समस्या जो है कि समाधान नहीं हो रहा था। काफी अथक प्रयत्नों के बाद जो है यहाँ से बस लाइन चालू की गई है। इस तरीके से बीजेपी ने कल कार्यक्रम में सीधा सीधा हमला बोला था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बात करें कोरोना की तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में खुद अगर जिम्मेदार अधिकारी ही कोरोना की धज्जियां उड़ाएंगे, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आम जनता किस तरह से इसका पालन करेगी? फिर से ऐसा ही देखने को मिला है। जिस तरीके से गर्दी देखी गई, भीड़ देखी गई, जिम्मेदार लोग थे और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ मलाड में ही नहीं
जहां भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वहां पर इस तरीके की लापरवाही खुद नेताओं द्वारा बरती जा रही है। अगर मलाड की बात करें तो जिस तरीके से सैकड़ों लोग बस के उद्घाटन में शामिल हुए और वहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग था न तो किसी के चेहरे पर मास्क था, तो यही वजह है कि लगातार ये स्थिति खराब हो रही है और जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। 14 से 15 हजार तक 24 घंटे में महाराष्ट्र का आंकड़ा पहुंचा है। बावजूद उसके बृहन मुंबई महानगर पालिका की मेयर हो या फिर विरोधी पक्ष में जो नगर सेवक हो, हर कोई महानगर पालिका के जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और यही वजह है कि हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। जी मुरारी सिंह, चुनाव है बीएमसी के, ऐसे में जमीनी स्तर पर किसकी लहर दिखाई दे रही? देखिए, अभी तक अगर लहर की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा सा पेच उलझा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी सरकार है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है कि कौन कौन पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और कौन पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि इस महानगर पालिका चुनाव में इस महाविघाड़ी जो सरकार है इसका मुकाबला बीजेपी को अकेला करना होगा और यही वजह है कि बीजेपी समय से पहले ही हुंकार भरना शुरू कर दी है। जगह जगह उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं और सरकार पर हमला हो रहे हैं। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, जनता की बात करें तो क्या लगता है, जनता विकास से खुश है वहां की? देखिए, जनता की अगर बात करें तो यहाँ पर समय समय पर राजनीति में करवट देखा जाता है। अब ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार पिछले 1.25 सालों में जो काम की है वो अपने काम को लेकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर पुराने लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए एक अस्थायी सरकार की जरूरत है, महानगर पालिका में पिछले 30-25 सालों से बृहन मुंबई महानगर पालिका में जो है कि शिवसेना का कब्जा है, तो जरूर चाहेंगे कि वहां पर एक बार सत्ता पलटे और महानगर पालिका में किसी और पार्टी का मेयर बने, ताकि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे जनता वंचित न रहे। जी शुक्रिया मुरारी सिंह ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।